नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक राजस्थान अध्ययन। दोस्तों आज की क्लास नंबर जो रहेगी हमारी कक्षा 6 की 4 नंबर रहेगी, जिसके अंदर अध्याय नंबर 6 और अध्याय नंबर 7 है। इन दोनों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। संपूर्ण चर्चा रहेगी और संपूर्ण दोनों के दोनों अध्याय 6 का तो बचा हुआ भाग है भौतिक प्रदेश जो थे वो कल हमने देख लिए थे। आज जो जलवायु का पार्ट बचा हुआ है अध्याय 6 का वो देखेंगे। और अध्याय 7 सबसे इंपॉर्टेंट, राजस्थान का आबोहवा तंत्र यानी नदियां, झीलें, ये सभी आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। संपूर्ण चर्चा रहेगी और बहुत ही शानदार और आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, इसलिए सभी साथी अंत तक बने रहे। और जो नए साथी आ रहे हैं वो एक बार शेयर करते जाइए, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर अधिक से अधिक करें सभी साथी। चलते हैं दोस्तों क्लास की ओर। और जो साथी इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर ले। वहां स्टोर में आपको इनकी पीडीएफ है, जैसे यहां पर क्लास होती है वहां पर पीडीएफ आपको मिलती रहेगी दोस्तों। तो शेयर कर दीजिए मित्रों। आज हमारा अध्याय 6 जिसके अंदर बचा हुआ पार्ट है राजस्थान की जलवायु। दोस्तों देखेंगे राजस्थान की जलवायु। तो चलते हैं मित्रों राजस्थान की जलवायु की ओर। अक्षांश रेखाओं के आधार पर राजस्थान 2 जलवायु कटिबंधों में स्थित है। अक्षांश रेखाओं के आधार पर अगर हम देखें कि अगर हमारा ये राजस्थान है तो जो कर्क रेखा है वो यहां से गुजरती है मित्रों, समझे आप। तो 2 जलवायु कटिबंध हो गए ना यहाँ पे, एक तो ये नीचे वाला कर्क रेखा के और एक जो शेष ये है ऊपर वाला, ये 2 कटिबंधों के अंदर राजस्थान है। देखिए कर्क रेखा के दक्षिण में डूंगरपुर व बांसवाड़ा का कुछ भाग उष्ण कटिबंध के अंदर आता है, तो राजस्थान उष्ण कटिबंध में भी है। जबकि कर्क रेखा के उत्तर में अधिकांश राजस्थान किस में आता है, उपोष्ण कटिबंध के अंदर आता है। उपोष्ण बोल दो, शीतोष्ण बोल दो, उस कटिबंध के अंदर स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए दोस्तों। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। जो मानसून है उसका स्पष्ट प्रभाव किस वजह से पड़ता है, क्योंकि जो राजस्थान है वो इस प्रकार है हमारा, यहां पर आती है हमारी अरावली। अब एक शाखा तो इस प्रकार से आती है और दूसरी शाखा मानसूनी शाखा वो इस प्रकार से आती है। यह शाखा तो सीधी बिना किसी अवरोध के कारण सीधी गुजर जाती है, और जो ये शाखा आती है यह अरावली से टकराकर पूर्वी भाग है इसी में वर्षा कर देती है पश्चिम भाग की ओर, नगण्य वर्षा इससे होती है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। बात करें राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम स्थिति, समुद्र तट से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब अक्षांशीय स्थिति ले लो, क्योंकि बड़ा प्रदेश है इस वजह से अक्षांशीय स्थिति है वो भी बहुत बड़ी है। भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसके उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, समुद्र से राजस्थान की दूरी है, अरावली पर्वतमाला की ऐसी स्थिति है जिससे आधे राजस्थान में अधिक बारिश हो पाती है, और प्रदेश है एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो 5 जो प्रकार की जलवायु है उसके अंदर इसको विभक्त किया जाता है दोस्तों। अब देखिए मित्रों एक एक कौन कौन से जलवायु प्रदेश आते हैं इसके अंदर। शॉर्ट के अंदर है, आपकी कक्षा 6 का ये अध्ययन कर रहे हैं, बड़ी कक्षा का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ही शॉर्ट में यहां पे दिया गया है। राज्य के पश्चिमी भाग में, राज्य का जो पश्चिमी भाग है मित्रों 61% भूभाग आता है राजस्थान का उसके अंदर। तो पश्चिमी भाग में शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। अब शुष्क कहां पर है, अर्ध शुष्क कहां पर है, तो यह आपको खुद को पता करना। देखिए यहां पर यह हमारी आ गई अरावली, यह क्या हमारी अरावली है मित्रों। अब अरावली के पास यहां पर अरावली मान लो आप 50 सेमी समवर्षा रेखा है और यह है आपकी 25 सेमी समवर्षा रेखा। तो यहां पे 50 और 25 समवर्षी रेखा के मध्य तो है अर्ध शुष्क, और जो ये बचा हुआ भाग है ना यहां पर है शुष्क जलवायु दोस्तों। अरावली के पूर्व में जयपुर और उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु है। जयपुर की बात कर लो, यहां पर जयपुर आ गया, और जो उत्तरी पूर्वी जिले ये जिले यहां पर कौन सी जलवायु मिलेगी आपको, उप आर्द्र जलवायु मिलेगी। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर का जो ये बेल्ट है यहां पर आपको मिलेगी आर्द्र जलवायु। बांसवाड़ा से झालावाड़ में मिलेगी आपको अति आर्द्र जलवायु दोस्तों।
यह है, इस प्रकार राजस्थान के अंदर जलवायु पाई जाती है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं ऋतु चक्र। इतना विश्वास दिलाता हूं सभी साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको कि अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हमारी ये 6 से 12 तक की क्लासें आपने सभी क्लासें अटेंड कर ली, अपने नोट्स बना लिए, तो राजस्थान जीके का कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा मित्रों। और बाकी आरबीएससी जो है इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे प्रश्न उत्तर भी चल रहे हैं, 1000-1200 प्रश्नों के साथ सीरीजें चल रही है, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। ऋतु चक्र, राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु दोस्तों। अब ग्रीष्म ऋतु है जो मार्च से मध्य जून में, मार्च से लेकर मध्य जून तक रहती है राजस्थान में तेज गर्मी मित्रों। वर्षा ऋतु मध्य जून से लेकर सितंबर तक राजस्थान में बरसात दिखाई देती है हमें, बरसात। और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक यहां पे रहती है शीत ऋतु दोस्तों। अब एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी ग्रीष्म ऋतु। देखिए मित्रों, ग्रीष्म ऋतु सूर्य के उत्तरायण के साथ ही, सूर्य जैसे ही वापस उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगता है, उसके साथ ही उत्तर भारत के साथ राजस्थान में भी तापमान क्या है, बढ़ने लगता है, जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक पहुंच जाता है। बहुत बार ऐसा मौका होता है कि राजस्थान के अंदर जैसे चूरू इलाका है तो वहां पर 48-49 डिग्री तक भी टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू, नागौर जिलों का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ये जो मैंने जिले लिए ना, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, गंगानगर, चूरू, नागौर, इन जिलों का तेज गर्मी यानी लगभग ये मान के चलो अप्रैल एंड की ओर हो, मई महीना हो उस समय, और जून 15 जून के आसपास इतनी तेज यहां पर टेम्परेचर रहता है कि टेम्परेचर है जो यहां का वो 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है दोस्तों। भारत के सबसे गर्म स्थानों में थार का मरुस्थल आता है। भारत की, यहां पर राजस्थान की बात नहीं हो रही है, भारत की बात हो रही है। भारत की अगर हम बात करें कि सबसे गर्म स्थान है तो वहां पर आपका थार का जो मरुस्थल है उसका स्थान आता है दोस्तों। आगे चलिए, थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण जल्दी गर्म व ठंडा हो जाता है। यहां की मुख्य विशेषता है मित्रों, जो थार का मरुस्थल है ये रेतीला है और ये बहुत जल्दी गर्म होता है और उतना ही जल्दी क्या हो जाता है, ये ठंडा हो जाता है। इस वजह से इस ऋतु में दिन का तापमान अधिक व रात का कम हो जाता है। अगर आप जैसलमेर घूमने गए हैं तो अगर आप वहां पे ग्रीष्म ऋतु में चले जाते हैं तो आप दिन के अंदर यह होता है कि आप वहां पर रुक नहीं सकते, जबकि रात के समय जैसे ही वहां पर दिन अस्त होता है एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो गया है दोस्तों। तो यहां पर जो बालू रेत है उस रेतीले होने के कारण ही जल्दी से गर्म हो जाता है टेम्परेचर और जल्दी से ठंडा दोस्तों। इसी वजह से दैनिक और वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। इसी वजह से क्या होता है, दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक होता है दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू अपनी ऊंचाई के कारण प्रसिद्ध है। माउंट आबू राजस्थान में है प्रसिद्ध की वजह है कि ग्रीष्म ऋतु में सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू ही राजस्थान में होता है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यधिक शुष्क गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो अत्यधिक शुष्क गर्म और धूल भरी आंधियां या हवाएं चलती है उनको क्या कहा जाता है, यहां पर लू कहा जाता है। मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट, कभी कभी इनकी गति है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो जाती है। जो लू होती है, जो आंधियां चलती है राजस्थान के अंदर पश्चिम दिशा की ओर से आती है, ये इनको लू कहते हैं और इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से, कभी कभी होता है, ये नहीं कि रेगुलर होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा भी इनकी स्पीड हो जाती है। राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा है मित्रों, जून, वह जिला कौन सा है, चूरू। दोनों इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सबसे गर्म महीना माना जाता है जून और जिला, सबसे गर्म जिला कौन सा है, चूरू जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कौन से जिले में चलती है, गंगानगर के अंदर। और सबसे ज्यादा बार एग्जामों में आया है यह क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है, गंगानगर जिले के अंदर चलती है दोस्तों। यह थी हमारी ग्रीष्म ऋतु। आगे चलते हैं, 2 नंबर पे आती है हमारे वर्षा ऋतु। देखिए मित्रों वर्षा ऋतु के बारे में,
मध्य जून से सितंबर तक की अवधि आती है यहां पर किसमें, वर्षा ऋतु के अंतर्गत राजस्थान में, मध्य जून से लेकर सितंबर तक की अवधि दोस्तों। राज्य की 90 से 95 जो प्रतिशत वर्षा है वो जुलाई से सितंबर के बीच होती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर महीनों के अंदर राज्य की 100% वर्षा होती है ना, उसमें से 90 से 95% वर्षा इन 3 महीनों के अंदर राजस्थान में हो जाती है दोस्तों। राजस्थान में अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा है, इन दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। लेकिन क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है, तो आपको करना है बंगाल की खाड़ी की शाखा से दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, बात करें हम पूर्वी राजस्थान है, तो पूर्वी राजस्थान में जो अधिकांश वर्षा है वो किससे होती है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। जो हमारा ये अरावली पर्वतमाला है, इससे पूर्व का जो राजस्थान है उसमें जो अधिकांश वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। और जो दक्षिणी राजस्थान है उसमें अधिकांश वर्षा अरब सागर शाखा से होती है। अरब सागरीय शाखा है, उससे दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर, बांसवाड़ा वो इलाका आता ना, वहां पर वर्षा होती है। अरावली के पूर्व में 50 सेमी से अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिम के अंदर 50 सेमी से कम वर्षा होती है। अरावली के पूर्व में आपको 50 सेमी से अधिक ही मिलेगी, जबकि पश्चिम है, यहां पर पश्चिम में जो 12 थार का मरुस्थल होता है वहां पर आपको 50 सेमी से कम वर्षा देखने को मिलेगी दोस्तों। आगे चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके सामने। देखिए मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे स्टार बनाया हुआ है मेरा। देखिए, राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर, नीचे बनाता जाता हूं मैं, ये हमारा राजस्थान मान ले हम, ये हमारा क्या है, राजस्थान है। अब हम जा रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। पहली बार तो यहां पर उत्तर से दक्षिण की ओर ये बढ़ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। फिर क्या है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। अगर आप इन तीनों प्रकार से बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या मिलेगी, आपको वृद्धि मिलेगी। चाहे आप पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ो, चाहे आप उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ो, चाहे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ो, आपको वर्षा की मात्रा में अधिकता मिलेगी दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा है वो दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भागों में होती है। जो दक्षिणी भाग है और दक्षिणी पूर्वी भाग है राजस्थान का, वहां पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है दोस्तों। आगे देखिए, आगे देखते हैं। राजस्थान की जो औसत वर्षा है वो कितनी है, 57.51 सेंटीमीटर। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 57 से 58 से में दिया हुआ होता है, तो याद रखना है, आया हुआ है, बहुत एग्जामों में आया। अभी भी 2021 एंड में भी एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है, 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान का सबसे आर्द्र व सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, क्वेश्चन 2 बने यहां पे। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है, झालावाड़ है। तो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़ है दोस्तों। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, राजस्थान के अंदर न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर है मित्रों। तो यहां पे देख ले, राज्य में वर्षा में अधिकतम परिवर्तनशीलता भी आपको कहां पर देखने पर मिलेगी, जैसलमेर में ही मिलेगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, न्यूनतम वर्षा जहां पर है वहीं पर सबसे अधिकतम परिवर्तनशीलता देखने को आपको मिलेगी। इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू, सिरोही दोस्तों। सिरोही के अंदर माउंट आबू, जहां पर एक स्थान की अगर हम बात करें जहां पर सर्वाधिक वर्षा है तो वो है माउंट आबू। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाए तब आपका झालावाड़ रहेगा। राज्य में वर्षा में न्यूनतम परिवर्तनशीलता, राज्य के अंदर वर्षा के अंदर न्यूनतम परिवर्तनशीलता आपको कहां पर मिलेगी, झालावाड़ के अंदर देखने को मिलेगी। कुछ समझ में आया, एक बार फिर देख लें, इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन। राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है, 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान का सबसे आर्द्र और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, आपका झालावाड़ जिला है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, आपका जैसलमेर जिला है।
राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू है। राज्य में वर्षा में न्यूनतम परिवर्तनशीलता कहां पर? न्यूनतम वर्षा में न्यूनतम परिवर्तनशीलता वहां मिलेगी जहां सर्वाधिक वर्षा हो। तो कहां पर होती है? झालावाड़ में, तो झालावाड़ में। और राज्य में वर्षा में अधिकतम परिवर्तनशीलता, तो जहां पर न्यूनतम वर्षा हो, कहां पर? जैसलमेर के अंदर। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों आपके लिए। यह थी आपकी वर्षा ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, बची क्या हमारी? शीत ऋतु। देखिए मित्रों शीत ऋतु के बारे में, अक्टूबर से फरवरी तक राजस्थान में रहती है शीत ऋतु दोस्तों। देखिए पश्चिमी राजस्थान में रेत के कण अत्यधिक ठंडे हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेतीला है वहां पर भाग, तो रेतीला क्षेत्र है वो क्या हो जाता है? अत्यधिक ठंडा होता है। अगर रेगुलर ठंड रहेगी तो वो ठंडा ही होता जाएगा, उसको गर्म होने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस वजह से वहां का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे हो जाता है दोस्तों। माउंट आबू अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण अधिक ठंडा रहता है। जो हमने पढ़ा कि ग्रीष्म ऋतु में भी ठंडा था माउंट आबू, तो यहां पर तो सर्दी की ऋतु है, सर्द ऋतु है। सर्द ऋतु में तो ऑटोमेटिक वो ऊंचाई पर है, तो वहां पर क्या होगी? अधिक ठंड होगी दोस्तों। शीत ऋतु में हिमालय से आने वाली शीत लहरों से ठंड बढ़ती है। तो राजस्थान में ठंड किस वजह से बढ़ती है? हिमालय से आती है लहरें, उनकी वजह से यहां पर क्या बढ़ती है मित्रों? ठंड बढ़ती है। आगे चलिए, आगे देखते हैं शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावट या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। शीत ऋतु के अंदर जो वर्षा होती है उसको बहुत जगह आप ये सुनोगे कि उसको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। ये होते हैं पश्चिमी दिशा से आने वाले विक्षोभों से होने वाली वर्षा, जिसको राजस्थान की क्षेत्रीय भाषा में क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है मित्रों। जो ये पश्चिमी विक्षोभ है, ये चक्रवात है आपके, ये भूमध्य सागर से आते हैं। कहां से आते हैं मित्रों? भूमध्य सागर से ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये आते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। आगे देखिए, मावट है ये रबी की फसल, विशेषतः गेहूं के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। मावट की फसल रबी की फसल के लिए लाभदायक है। लेकिन जो मावट की बरसात है या मावट है, ये किस फसल के लिए? ये क्वेश्चन आपके लिए बनकर आ जाए तो आपको वहां पर गेहूं करना है दोस्तों। ये थी आपकी तीनों ऋतुएं। आगे चलें, आगे आता है हमारा अकाल और मरुस्थलीकरण। अकाल और मरुस्थलीकरण, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मल सी जानकारी है आपके क्लास 6 में वो देते हैं। वर्षा के अनियमित होने से राज्य के पश्चिमी भाग में बार बार सूखा या अकाल पड़ता है। आप देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान है, वहां पर आपको वर्षा में अनियमितता मिलेगी। कभी अच्छी बरसात हो जाती है, कभी अच्छी बारिश नहीं होती है। तो जब अच्छी बारिश, एक बार अच्छी बारिश हो गई, अगली बार अच्छी बारिश नहीं होती है, तो वहां पर क्या हो जाता है? सूखा पड़ जाता है। उसी को क्या कहते हैं? हम अकाल कहते हैं। अकाल की परिभाषा देख लें, यानी यहां पर सूखा पड़ गया है। सूखा पड़ गया है तो इस वजह से पशु पक्षियों के लिए चारा पानी, मनुष्यों के लिए अनाज व पेयजल की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और इसी को कहा जाता है अकाल। क्या कहा जाता है? अकाल दोस्तों। भौतिक व मानवीय कार्यों से, भौतिक कार्य या मानवीय कार्यों से जो उपजाऊ मिट्टी है उसका बंजर मिट्टी बन जाना, उपजाऊ मिट्टी का बंजर मिट्टी बन जाना ही क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। उपजाऊ मिट्टी का बंजर मिट्टी बन जाना ही, या उपजाऊ मिट्टी का बंजर मिट्टी बनने की जो क्रिया है वो ही आपकी क्या है? मरुस्थलीकरण है दोस्तों। यह था अकाल और मरुस्थलीकरण। अब जो हमने अध्याय नंबर 6 के बारे में आज यहां पर जो अध्ययन किया है जलवायु से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने में लेकर आ जाता हूं। प्रश्न उत्तर आपके सामने देख ले मित्रों, पूरा रिवीजन हो जाएगा इन 5 क्वेश्चनों के अंदर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? आपका झालावाड़ जिला है। राज्य का सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू जिला है। सबसे गर्म महीना कौन सा होता है राज्य में? जून महीना होता है मित्रों। यहां पे देखिए, यहां पे दिया गया सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, तो सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर जिला है। लू सर्वाधिक किस जिले में चलती है? शुष्क, गर्म और धूल भरी आंधी को लू कहते हैं, तो यह चलती है आपके श्री गंगानगर के अंदर। अब देखिए आगे,
मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा। हमने पढ़ा था ना 25 सेमी समवर्षा रेखा, आगे देखा था हमने 50 सेमी समवर्षा रेखा। तो दो जहां पर समान वर्षा हो उन दोनों स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो कहलाएगी समवर्षा रेखा। दोस्तों, सर्दी में होने वाली वर्षा के चक्रवात कहां से आते हैं? सर्दी के अंदर जो मावट होती है उसके लिए जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं ये कहां से आते हैं? भूमध्य सागर से उठकर आते हैं। दोस्तों, भूमध्य सागर से तुर्की, इराक, ईरान, पाकिस्तान से होते हुए ये भारत में प्रवेश करते हैं। भारत के अंदर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहां पर ये क्या करते हैं? बरसात करते हैं। दोस्तों, ये था हमारा अध्याय नंबर 6 कक्षा 6 का कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं कक्षा 6 के अध्याय नंबर 7 में। यह रहा आपका अध्याय नंबर 7। अध्याय नंबर 7 का नाम है जल संसाधन एवं संरक्षण। जल संसाधन में क्या क्या आएंगे? तो देखिए, जल के सभी स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। जैसे नदियां हैं, जैसे झीलें हैं, जैसे बांध है, जैसे नहरें हैं, तालाब हैं, नलकूप है, ये सभी किस में आते हैं? जल संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इस क्लास के अंदर हम जो कक्षा 6 का अध्याय है 7 नंबर, इसके अंदर नदियों के बारे में पढ़ेंगे, झीलों के बारे में पढ़ेंगे, बांध है जो मुख्य उनके बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, ये ही जानकारी इस क्लास के अंदर हमें दी गई है। अंत में जल संरक्षण करने के तरीके हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, तो चलिए मित्रों, राजस्थान का अफुआ तंत्र, अफुआ तंत्र या नदियां एक ही चीज है। राजस्थान का अफुआ तंत्र, अफुआ तंत्र किसको कहते हैं? यही क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो देखिए, अफुआ तंत्र धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की व्यवस्था अफुआ तंत्र कहलाती है। धरातल की बनावट है कि जैसे हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला से जो पूर्व दिशा से जो नदियां निकलती है वो बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। पश्चिम दिशा से जो नदियां निकलती है वो किस ओर जाएगी? अरब सागर की ओर जाएगी। तो ये धरातलीय बनावट या फिर भूगर्भिक संरचना उसके आधार पर जो नदियां जिस अफुआ तंत्र यानी बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी तो बंगाल का खाड़ी का अफुआ तंत्र, अरब सागर की ओर जाएगी तो अरब सागरीय अफुआ तंत्र, और जो राजस्थान में ही विलुप्त हो जाए उनको कहेंगे क्या? आंतरिक अफुआ तंत्र। दोस्तों, आगे देखिए, राजस्थान का जो अफुआ तंत्र है, राजस्थान का अफुआ तंत्र है, इसको 3 भागों में विभाजित है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बंगाल की खाड़ी का अफुआ तंत्र, दूसरा है अरब सागरीय अफुआ तंत्र और तीसरा है आंतरिक अफुआ तंत्र। सबसे पहले देखते हैं हम बंगाल की खाड़ी का अफुआ तंत्र। बनास है, पार्वती है, काली सिंध है आदि नदियां चंबल में गिरती है, चंबल यमुना में गिरती है, यमुना गंगा में, और अंततः गंगा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अफुआ तंत्र कहा जाता है। मतलब जिन नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है वो सभी नदियां बंगाल की खाड़ी के अफुआ तंत्र का हिस्सा होगी। दोस्तों, इनके अंदर सबसे पहले आती है हमारी चंबल नदी। कौन सी नदी आ रही है मित्रों? चंबल नदी। मध्य प्रदेश में महू के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जनापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी है जो राजस्थान में, इसका उद्गम नहीं है। राजस्थान में से तो ये बहेगी, बहकर निकलेगी। निकलती कहां से है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में महू के समीप है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जनापाव पहाड़ी से ये निकलती है। राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र 12मासी नदी है। राजस्थान की अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी नदी कौन सी है तो चंबल नदी होगी। राजस्थान की सदा बहने वाली यानी 12 महीने बहने वाली नदी भी चंबल नदी ही है। दोस्तों, राजस्थान में कहां से प्रवेश करेगी? चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से यह प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में जगह है भैंसरोडगढ़ जो आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है, वहां से प्रवेश करती है। फिर चित्तौड़ में बहती है, फिर बूंदी में जाती है, फिर कोटा में जाती है, फिर सवाईमाधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर जिलों में बहने के बाद ये कहां चली गई है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप किसमें मिल जाती है? यमुना के अंदर ये मिल जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखना है दोस्तों।
आगे चलिए अब देखते हैं चंबल की सहायक नदियां। यहां पर बहुत शॉर्ट में जानकारी दी गई है, उतना डीपली जानकारी नहीं दी गई है। चंबल की अगर सहायक नदियां तो वहां पर नाम दिए गए थे, मैं थोड़ा सा डीपली इसको लेकर आया हूं। चंबल की सहायक नदी, उसका उद्गम और उसका मिलान, कहां पर चंबल से मिलान होता है। पहली है बामनी, चित्तौड़गढ़ से निकलती है और चित्तौड़गढ़ के अंदर ही भैंसरोडगढ़ जगह है जहां से चंबल राजस्थान में प्रवेश करती है, वहां पर यह चंबल में बामनी नदी मिल जाती है। कुराल नदी सहायक नदी है, ये भीलवाड़ा से निकलती है और बूंदी में जाकर चंबल के अंदर मिल जाती है। आगे चलिए मित्रों, आगे है आपकी मेज नदी, भीलवाड़ा से निकलती है और बूंदी के अंदर जाकर किस में मिल जाएगी, चंबल में मिल जाएगी। चाखड़ नदी बूंदी से निकलती है और सवाई माधोपुर के अंदर जाकर किस में मिलेगी, चंबल में मिलेगी। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और कोटा में, मध्य प्रदेश से निकलेगी लेकिन कोटा में आकर ये किस में मिलेगी, चंबल के अंदर मिलेगी। बनास नदी है, इसके बारे में अध्ययन भी करेंगे हम आगे। बनास नदी राजसमंद से निकलती है और रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में है रामेश्वर घाट, रामेश्वर के निकट है रामेश्वर घाट, वहां पर यह चंबल में मिल जाती है। पार्वती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और कोटा में आकर किससे मिल जाती है, चंबल नदी से मिल जाती है। तो ये मुख्य सहायक चंबल की नदियां हैं। आगे देखिए, आगे देखते हैं चंबल नदी के बारे में। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा चंबल के किनारे पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटा किस नदी के किनारे है, चंबल नदी के किनारे। अब देखिए चंबल पर कौन कौन से बांध है, जो आगे हम बहुउद्देशीय परियोजना आज ही की क्लास में पढ़ेंगे, वहां पर भी आ जाएंगे आपके। चंबल पर गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर बांध है कोटा में, कोटा और बूंदी की सीमा पर है और कोटा में है ये, और कोटा बैराज है कोटा में। ये 4 बांध है जो चंबल नदी पर बनाए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र है, उसकी नेक्स्ट नदी आती है बनास नदी। अब देखिए बनास का उद्गम कहां से होता है, बनास आकर तो गिरेगी किसमें, चंबल में ही, लेकिन बड़ी नदी है इसके बारे में। राजस्थान जिले में कुंभलगढ़ के समीप खमनोर की पहाड़ियों से यह निकलती है। राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के समीप है खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के समीप खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकली है, बनास नदी है जो निकली है। बाद में देखिए राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वर घाट में चंबल नदी में यह मिल जाती है दोस्तों। तो बनास नदी निकली है खमनोर की पहाड़ियों से, रामेश्वर घाट में जाकर किस में मिल गई है, चंबल नदी में मिल गई है। बनास की लंबाई है 480 किलोमीटर। बनास की लंबाई कितनी है मित्रों, 480 किलोमीटर है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पहला क्वेश्चन तो बना था राजस्थान की सबसे लंबी नदी, वो तो चंबल थी, लेकिन एक क्वेश्चन बन गया कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके बनास नदी दोस्तों। आगे देखिए इसके किनारे पर कौन कौन से नगर है, टोंक, सवाई माधोपुर और नाथद्वारा बनास नदी के किनारे स्थित नगर है दोस्तों। बनास की सहायक नदियां देखिए, बनास की सहायक है मेनाल है, कोठारी है, खारी है, मोरेल है, आयड़ या बेड़च के नाम से जानते हैं, इन दोनों नामों से जाना जाता है इसको, आयड़ या बेड़च, डाई और ढील, ये सभी क्या है, बनास की सहायक नदियां हैं। वापस देख ले मित्रों, मेनाल, कोठारी, खारी, मोरेल, आयड़, बेड़च या ढाई, ढील, यह सभी है बनास की सहायक नदियां। नेक्स्ट हमारी बंगाल के खाड़ी का जो अपवा तंत्र है उसकी नदी आती है, वो है बाणगंगा नदी। कहां से निकलती है, जयपुर जिले में बेरहाट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बेरहाट सभ्यता पड़ा था ना, वहां पर जो पहाड़ी थी वहीं से उद्गम हो रहा है बाणगंगा नदी का दोस्तों। इस नदी का पानी है वो भरतपुर में गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में, उससे होकर ये गुजरती है, आगे ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है मित्रों। तो जो गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर नम भूमि का निर्माण करता है बाणगंगा का पानी दोस्तों। इसी को कहा जाता है बाणगंगा को अर्जुन की गंगा या ताला नदी, अर्जुन की गंगा या ताला नदी के नाम से भी बाणगंगा को जाना जाता है दोस्तों। आगे चलिए 3 नदियां थी हमारे सिलेबस में कक्षा 6 के अंदर, वो हमने पढ़ ली। आगे आता है हमारा अरब सागर का अपवा तंत्र या अरब सागरीय अपवा तंत्र।
अरावली के पश्चिम में बहने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास व इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं, क्योंकि चाहे माही हो, चाहे लूनी हो, चाहे साबरमती हो, चाहे पश्चिमी बनास हो, जो इनकी सहायक है वो तो इन जो सहायक नदियां वो तो पानी इसमें इनमें गिरा देगी और ये आगे जाकर किसमें, अरब सागर में अपना पानी गिराएगी। इसी वजह से इनको अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा माना जाता है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र में पहली नदी आती है हमारी माही नदी। माही नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अममोरू पहाड़ियों में स्थित मेहंद झील से। तो मेहंद झील से निकली है माही नदी। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अममोरू पहाड़ियां हैं, वहां पर है मेहंद झील और वहां से निकली है आपकी माही नदी। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांदू के समीप प्रवेश करती है। तो बांसवाड़ा जिले में है खांदू, वहां से यह किसमें प्रवेश कर रही है? राजस्थान के अंदर। फिर बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती हुई कहां पर गिर जाएगी? गुजरात में जाएगी और गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी दोस्तों। इस पर माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में, कागजी पिकअप बांध बांसवाड़ा में और कडाना बांध गुजरात के अंदर स्थित है। माही नदी पर बांध कौन कौन से हैं? माही बजाज सागर बांध है, कागजी पिकअप बांध है, दोनों के दोनों बांध है बांसवाड़ा में, और कडाना बांध है, ये कहां पर है? गुजरात के अंदर दोस्तों। अब देखिए माही की सहायक नदियां कौन कौन सी है। माही की सहायक नदियां है सोम है, जाखम है, अनास है, मोरेन है, हरण है। ये मुख्य सहायक नदियां हैं इसकी, सोम, जाखम, अनास, मोरेन और हरण। अब इस पर देखिए मित्रों, दो चीजें हैं जो एग्जामों में पूछी जाती है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। बेणेश्वर धाम, सोम, माही और जाखम, माही नदी है मुख्य और सोम और जाखम इसकी सहायक नदियां हैं। इन नदियों का जहां पर त्रिवेणी संगम बनता है वहां डूंगरपुर के अंदर है बेणेश्वर धाम दोस्तों। गलियाकोट, गलियाकोट है मोरेन, माही और अनास। माही की मोरेन और अनास सहायक है, तो मोरेन, माही और अनास नदियों का जहां पर त्रिवेणी संगम होता है उस डूंगरपुर में उस जगह क्या है? गलियाकोट स्थित है दोस्तों। यह थी माही नदी। 2 नंबर पर अरब सागरीय प्रणाली का जो हिस्सा है वो नदी है आपकी लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम बहुत इंपॉर्टेंट है। लूनी नदी सीधी निकलकर नहीं आ रही है, ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से। अजमेर में नागपाड़ से सागरमती के नाम से निकलती है लूनी नदी। अजमेर में जो नागपाड़ है वहां से सागरमती के नाम से निकली है। अजमेर के गोविंदगढ़ के समीप, और अजमेर में जगह है गोविंदगढ़, उसके समीप सरस्वती नदी, सरस्वती नदी किसमें मिल गई है? सागरमती में। के मिलने के पश्चात लूनी नदी के नाम से अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर में बहते हुए गुजरात में जाएगी और गुजरात में जाके कच्छ के रण में गिर जाएगी। तो लूनी नदी प्रारंभ में नागपाड़ से जब निकलती है तब वह सागरमती नाम होता है। गोविंदगढ़ के पास जब सरस्वती नदी आकर इसमें मिलती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? लूनी नदी हो जाता है दोस्तों। आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है मित्रों इससे। बाड़मेर में बालोतरा तक इसका पानी मीठा है और फिर क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। बाड़मेर से बालोतरा तक तो इसका पानी कैसा होता है? मीठा होता है और फिर आगे जाकर कैसा हो गया है? खारा इसका पानी हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बालोतरा है जो इसी के तट पर स्थित है मित्रों, बालोतरा इसके तट पर स्थित है। एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान के ऐसे 2 कस्बे हैं जो खुद के जो समीपवर्ती नदियां है ना, नदी के तल से नीचे स्थित है। एक तो बालोतरा ही है आपका, लूनी नदी के तट पर है। दूसरा है हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ जंक्शन जो है गग्गर नदी के तट पर दोस्तों। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट। बताओ बालोतरा है क्यों प्रसिद्ध? बालोतरा क्यों प्रसिद्ध है मित्रों? अजरक प्रिंट के लिए बालोतरा प्रसिद्ध है। ये आगे चलिए, सहायक नदियां लूनी नदी की जोजड़ी है, लीलड़ी है, बांडी है, सूकड़ी है और जवाई है। अब जोजड़ी, जोजड़ी नदी है जो इससे पूछा जाता है सीधा क्वेश्चन। अरावली पर्वत से
नहीं निकलने वाली एकमात्र लूनी की सहायक नदी है वो है जोजड़ी नदी। इसलिए क्वेश्चन बन सकता है यही चारों ऑप्शन मान लो, जवाई को हटा दो, 4 दे दिया, जोजड़ी, लीलड़ी, बांडी और सूखड़ी। निम्न में से कौन सी नदी है जो अरावली पर्वत से नहीं निकलती है फिर भी लूनी की सहायक नदी है? कौन सी है मित्रों? जोजड़ी नदी है। ये निकलती कहां से है? नागौर जिले से निकलती है। जोधपुर में बहती हुई लूनी नदी में दाएं किनारे से मिल जाती है। दाएं किनारे से मिलने वाली नदी भी यह है दोस्तों। आगे चलिए, अब देखते हैं आंतरिक अफवाह वाली नदियां। जितनी जानकारी आपके कक्षा 6 में है उससे बहुत अधिक जानकारी मैं आपके सामने देने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। ऐसी नदी, आंतरिक अफवाह वाली नदियों में देखिए, ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत अफवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। ऐसी नदी जो निकली तो है लेकिन कोई समुद्र में अपना पानी नहीं गिराए, सिर्फ भूमि में ही विलुप्त हो जाए, आंतरिक अफवाह वाली नदियां कहलाती है। जिसके अंदर हमारी पहली नदी आती है गग्गर नदी। देखिए मित्रों, उद्गम कहां से हो रहा है गग्गर नदी का? हिमाचल प्रदेश के अंदर शिवालिक पर्वत श्रेणी की कालका की पहाड़ियों से गग्गर नदी निकलती है। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पर्वत श्रेणी की कालका की जो पहाड़ियां हैं वहां से गग्गर नदी निकलती है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर गंगानगर जिले में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर, हनुमानगढ़ जिले में तो यह प्रवेश करती है और गंगानगर में जाते जाते क्या हो गई है? ये विलुप्त हो गई है। तो क्वेश्चन बन गया इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो हनुमानगढ़ के अंदर हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी थी ना लास्ट क्लास के अंदर, अध्याय 5 के अंदर, वो कालीबंगा सभ्यता इसी नदी के तट पर है मित्रों। एक किला भी हमने पढ़ा था, दानवन श्रेणी बटनेर का किला, वो कहां पर है? इसी नदी के तट पर है दोस्तों। इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। इस नदी को प्राचीन की जो सरस्वती नदी है उसका क्या माना जाता है? अवशेष माना जाता है। इस नदी के पाट को नाली कहा जाता है। इस नदी के पाट को नाली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मित्रों? क्योंकि इसकी चौड़ाई एक नाली के समान हो जाती है गंगानगर के आसपास, इस वजह से। उपनाम है इसका मर्त नदी, क्योंकि आगे जाके खत्म हो रही है तो इसको मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है जब गग्गर नदी है इसमें बाढ़ की स्थिति होती है, तब इसका जो पानी है बाढ़ के समय गग्गर नदी का जल है वो पाकिस्तान है उसके पोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। तो पोर्ट अब्बास तक इसका पानी जाता है। तो यह बताइए पाकिस्तान में गग्गर नदी का जो परवा है इसको किस नाम से जाना जाता है? गग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? हकरा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर आपके लिए दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं दूसरी जो हमारी आंतरिक अफवाह वाली नदी है वो है कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से। सीकर जिला में खंडेला की पहाड़ियों से यह निकलती है। यह नदी है जो झुंझुनू को 2 भागों में विभक्त करती है और चूरू सीमा यानी झुंझुनू में चूरू सीमा के समीप क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कांतली नदी से आपके बनेगा तो कांतली नदी का जो परवा क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? तोरावटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोरावटी। तोरावटी उस परवा क्षेत्र को कहा जाता है। आगे देखिए मित्रों, अगर हम एक्स्ट्रा बात करें तो बताइए हमने जो सभ्यताएं पढ़ी है तो ये बताइए कांतली नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यताएं? कांतली नदी के किनारे कौन कौन सी है? सीकर जिले की अगर मैं बात करूं तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे ही है, गणेश्वर सभ्यता। बात करूं मैं झुंझुनू जिले की तो झुंझुनू जिले के अंदर है सुनारी सभ्यता, वो भी इसी नदी के तट पर है दोस्तों। ये दोनों सभ्यताएं कांतली नदी के तट पर स्थित है। तो यह था राजस्थान का अफवाह तंत्र कक्षा 6 के अनुसार। आगे चलिए अब देखते हैं राजस्थान की नदी घाटी परियोजनाएं या राजस्थान की बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के बारे में। नदी पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल आदि कई उद्देश्य पूर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं भी हम कह सकते हैं दोस्तों। भारत के पूर्व व प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने
इन्हें यानी कि जो बहुउद्देशीय परियोजना या नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इनको क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखिए मुख्य जो आपकी नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनमें सबसे पहले आती है चंबल परियोजना। कौन सी आई है मित्रों? चंबल परियोजना। राजस्थान व मध्य प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना है ना, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है दोस्तों। चंबल परियोजना के अंतर्गत 4 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं 4 बांध? ये रहे आपके सामने। देखिए मित्रों, चारों के चारों बांध आपके सामने है। पहला है मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध। यह मध्य प्रदेश के अंदर है गांधी सागर बांध दोस्तों। मध्य प्रदेश के अंदर गांधी सागर बांध दोस्तों। यह केवल जल विद्युत उत्पादन के लिए बनाया गया है। किसके लिए? जल विद्युत उत्पादन के लिए इसका निर्माण है जो किया गया। चंबल, जो ये चंबल घाटी परियोजना है या चंबल परियोजना है, इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना कितना प्रतिशत है? कमेंट करके बताइए जल्दी से। इन चारों को बताने के बाद मैं बता दूंगा आपको, पहले कमेंट कर दें दोनों का हिस्सा कितना कितना है इस परियोजना में। चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर बांध। यह भी केवल जल विद्युत उत्पादन के लिए ही बनाया गया है। कोटा के अंदर है जवाहर सागर बांध। यह भी केवल जल विद्युत उत्पादन के लिए बनाया गया है। और कोटा में ही है कोटा बैराज, जिसके किसके लिए बनाया गया है? सिंचाई के लिए। इससे 2 नहरें निकाली गई है, बाई मुख्य नहर, दाहिनी मुख्य नहर। समझे मित्रों, कोटा बैराज है, इससे 2 नहरें निकाली गई है। तो बताइए चंबल परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत हिस्सा है? दोनों का 50-50% हिस्सा है इसमें। राजस्थान का भी 50% और मध्य प्रदेश का भी 50% हिस्सा है। दूसरी परियोजना आती है हमारी माही बजाज सागर परियोजना। इसमें राजस्थान का 45% व गुजरात का 55% हिस्सा है और राजस्थान व गुजरात की क्या है? संयुक्त परियोजना है। इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। माही बजाज सागर बांध जो बांसवाड़ा में है और जल विद्युत के लिए बनाया गया है। कागजी पिकअप बांध, ये माही बजाज सागर बांध के जस्ट आगे हैं और ये भी कहां पर है? बांसवाड़ा में। इसको किसके लिए बनाया गया है? सिंचाई के लिए बनाया गया है। कडाना बांध ये गुजरात में है और कडाना बांध का संपूर्ण लाभार्थी यानी इससे जो कुछ लाभ मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिल रहा है? गुजरात को मिल रहा है। संपूर्ण लाभार्थी भी गुजरात है दोस्तों। यह है माही बजाज सागर परियोजना है। तीसरी परियोजना आती है बिसलपुर परियोजना। बनास नदी पर टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बिसलपुर परियोजना, बिसलपुर बांध बनाकर बनाई गई है दोस्तों। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है पेयजल आपूर्ति करना, जिसके तहत जयपुर, अजमेर, टोंक और नागौर का थोड़ा सा भाग है, वहां पर पेयजल आपूर्ति की जाती है। तो बिसलपुर परियोजना कहां पर है? टोंक जिले के अंदर दोस्तों। चौथी अगर हम परियोजना की बात करें तो आती है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना है गुजरात के अंदर मित्रों। तो गुजरात में नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया है और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये सरदार सरोवर परियोजना है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अब देखिए राजस्थान को इससे क्या मिला है? सिंचाई और पेयजल के लिए आपूर्ति दोस्तों। बाड़मेर व जालोर जिलों में नहर द्वारा पेयजल व सिंचाई की आपूर्ति इसके द्वारा की जाती है, सरदार सरोवर परियोजना के द्वारा। राजस्थान की अन्य परियोजनाएं भी देख ले कौन कौन सी है। अन्य परियोजनाओं पाली जिले के अंदर जवाई नदी पर है जवाई परियोजना। उदयपुर में मानसी वाकल नदियों पर है मानसी वाकल परियोजना। डूंगरपुर में सोम नदी पर है सोम कमला अंबा परियोजना और प्रतापगढ़ में जाकम नदी पर है जाकम परियोजना। ये अन्य परियोजनाएं हैं। तो पाली के अंदर है जवाई परियोजना, उदयपुर में है मानसी वाकल परियोजना, डूंगरपुर में है सोम कमला अंबा परियोजना और प्रतापगढ़ में है जाकम परियोजना दोस्तों। यह था आपका जो परियोजनाएं हैं नदी घाटी परियोजनाएं दोस्तों। आगे चलते हैं, हमारे आती है जिलों के बारे में विशेषतः नॉर्मल सी जानकारी दी गई है, लेकिन मैंने उसमें ऐड किया और मुख्य कौन से जिले में कौन सी नहर है वो जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। सबसे पहले क्वेश्चन आता है जिलों की नगरी किसको कहा जाता है? उदयपुर को। उदयपुर को जिलों की नगरी कहा जाता है दोस्तों।
मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने गोमती नदी पर जयसमंद झील का निर्माण करवाया। क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता दिया मैंने। जयसिंह, महाराणा जयसिंह है, उन्होंने जयसमंद झील का निर्माण गोमती नदी पर करवाया दोस्तों। अब देखिए उदयपुर के अंदर फतेह सागर है, पिछोला झील है, उदय सागर झील है, स्वरूप सागर झील, ये सभी कहां पर है? उदयपुर में। तो उदयपुर के अंदर जयसमंद हो गई, फतेह सागर हो गई, पिछोला हो गई, उदय सागर हो गई, स्वरूप सागर, ये सभी उदयपुर के अंदर स्थित है। अजमेर के पुष्कर में स्थित पुष्कर झील एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। अजमेर के पुष्कर में स्थित है पुष्कर झील, जो धार्मिक महत्व की क्या है? प्राकृतिक झील दोस्तों। आगे चलिए, अब अजमेर में एक तो हो गई पुष्कर झील, अन्य देखिए अजमेर में आना सागर और फाई सागर झीलें भी क्या है? स्थित है। आना सागर और फाई सागर और पुष्कर झील। सिरोही के माउंट आबू में, सिरोही का जो माउंट आबू है राज्य की सबसे ऊंची, तो सिरोही के माउंट आबू में राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है नक्की झील। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील कहां पर? माउंट आबू, सिरोही में। आगे चलिए, अब देखिए कौन से जिले में कौन कौन सी झीलें हैं। जोधपुर के अंदर है बालसमंद और कायलाना झीलें, बालसमंद और कायलाना झीलें। जैसलमेर जिले में है गडीसर, बुझ झील और अमर सागर। गडीसर, बुझ झील और अमर सागर कहां पर है? जैसलमेर में। डूंगरपुर में है गेप सागर झील। कोलायत में है कोलायत झील और बीकानेर में है कोलायत झील और गजनेर झील। बीकानेर में कौन सी है? कोलायत और गजनेर झील। अलवर में है सिलीसेड झील, अलवर में कौन सी है? सिलीसेड झील है। जयपुर के अंदर है रामगढ़ और गलता झील, रामगढ़ झील और गलता झील। बूंदी के अंदर है नवलखा झील, बूंदी में, ये इंपॉर्टेंट भी है, बूंदी वाली इंपॉर्टेंट रहेगी। नवलखा झील कहां पर है? बहुत बार आया एग्जामों में, बूंदी के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर है भोपाल या भोपाल सागर झील दोस्तों। आगे चलिए, थोड़ा सा आगे देखिए, राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील, यानी राजसमंद जिले में कौन सी है? राजसमंद झील है, जिसके उत्तरी भाग है, झील का जो उत्तरी भाग है उसको नौचौकी की पाल कहा जाता है, नौचौकी या नौचौकी की पाल के नाम से उसको जाना जाता है। यह थी मीठे पानी की झीलें। आगे देखिए, अब देखते हैं हम खारे पानी की झीलें, कौन कौन सी है खारे पानी की झीलें। सांबर, जयपुर, अजमेर और नागौर के मध्य राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जहां पर सांबर झील स्थित है ना, वहां पर जयपुर जिले के, अजमेर जिले की और नागौर जिले की सीमाएं लगती है, जबकि संपूर्ण झील है जयपुर जिले के अंदर। राज्य में खारे पानी की बात करें तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो सांबर झील ही है दोस्तों। बाड़मेर जिले के अंदर है पचपदरा झील दोस्तों। बीकानेर में है लूणकरणसर झील। जैसलमेर में है पोखरण। जोधपुर में है फलोदी झील। नागौर में है नावा, कुचामन और डीडवाना झीलें। ये सभी क्या है? खारे पानी की झीलें हैं दोस्तों। तो वापस देख लें, सांबर है जयपुर में, बाड़मेर में पचपदरा, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर में फलोदी, नागौर में नावा, कुचामन, डीडवाना और डेगाना भी एक, ये डेगाना झीलें। अब देखिए मित्रों, ये हो गई हमारी झीलें, और झीलों से आगे चलते हैं तो आता है जल संरक्षण। देखिए, रूप टॉप जल संचयन तकनीक, रूप टॉप जल संचयन तकनीक क्या है ये? इस तकनीक से घर की छत से गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं जैसे होते हैं, कुएं में एकत्रित किया जाता है। यानी घर के नीचे ही कुएं जैसा छोटा सा बना लिया जाता है, जिसके अंदर जल, जो ऊपर छत पर जल गिरता है उसको इसके अंदर क्या कर लिया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है। इस तकनीक को कहा जाता है रूप टॉप जल संचयन तकनीक। दूसरी है वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक, वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक। इसके द्वारा, इस तकनीक से व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। जो जल व्यर्थ बह रहा है उसको भूमि के अंदर डाल दिया जाता है। ये दोनों तकनीकें इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका सीधा क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए मित्रों, आगे है टांका। टांका जो अभी हमने देखा ना पहला, वही चीज है। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएं-नुमा संरचना ही टांका कहलाती है। जोड़, शेखावाटी क्षेत्र में कुएं को ही जोड़ कहा जाता है मित्रों।
वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना। वर्षा जल है उसको रोक लिया जाता है, उसको इकट्ठा रखा जाता है और उसका वो है धीरे धीरे भूमि के अंदर चला जाता है, इसी को कहा जाता है जोड़ दोस्तों। यही था आपका कक्षा 6 का अध्याय नंबर 7 दोस्तों। कैसा लगा आपको यह अध्याय कमेंट करके बताएं, और आज की क्लास आपको कैसी लगी। मैंने बीच में आपको लाइक शेयर के लिए नहीं बोला था, अब बोल रहा हूं। जिन साथियों को क्लास अच्छी लगी है वो लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर करके मेरे को कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल इसी टाइम दोस्तों।